Friends, myself CA Rakesh Agrawal from Pune. I'm a teacher by passion and chartered accountant by profession. I teach the chartered accountancy students, and in the course of teaching, I discuss general matters also with the students. So I'm trying to share it with all of you now under the title My Country, My Duty. My today's topic for discussion is how to compete with China. Now, my perspective about competing with China is, please remember, I'm just sharing my thoughts and views with my limited knowledge and understanding, right? ये मेरे विचार हैं, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से. I may be wrong at few places, but my intention is right. मुझसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे इरादे सही हैं. Your views may differ with mine. That's okay. But we all together need to build a stronger and self-reliant India. आपके व्यूज मेरे व्यूज से मैच भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके हमारे सबके ओपिनियन अलग अलग होने ही चाहिए, लेकिन हम सब मिलकर, वी ऑल टुगेदर, वी कैन डेफिनेटली बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया. हम एक आत्मनिर्भर भारत जरूर बना सकते हैं यदि हम सब मिलकर चले तो. यहां पर मुझे एक हास्य कवि सम्मेलन में एक कवि ने कहा हुआ एक शेर याद आ रहा है. एक हास्य कवि सम्मेलन को कोट कर रहा हूं. उस कवि ने कहा था, ए पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए था वो, कि ए पाकिस्तान तू जरा ज्यादा मत इतरा. यदि ये इंडिया की 130 करोड़ जनता ने एक साथ मिलकर यदि तुझ पर थूक भी दिया तो भी तू बह जाएगा. अब इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति जरूर हो गई, लेकिन एक मैसेज जरूर था कि हम 130 करोड़ की आवाम या जनता ने एक साथ मिलकर थूक दिया तो भी पाकिस्तान बह जाएगा. ऐसा उस कवि की कल्पना थी. तो भले ही वो साकार ना हो, लेकिन हमने एक साथ मिलकर यदि कुछ कदम उठाया तो जरूर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर निकल पड़ेंगे और पाकिस्तान, चाइना, इन सबको हम परास्त कर सकेंगे. ऐसा मेरा मानना है. Few small steps taken by all the citizens can definitely transform our country. हम सबने मिलकर कुछ छोटी छोटी चीजें भी की, कुछ नन्हे कदम उठाए तो डेफिनेटली हमारी कंट्री का फ्यूचर चेंज हो सकता है. We often say that we are proud of our country and we should be, no doubt about it. Right? हम कहते हैं ना कि हमको हमारे देश पर नाज है, गर्व है, और वो होना भी चाहिए. But can we do something by which our country feels proud of us? हमने ये क्वेश्चन भी अपने आप को पूछना चाहिए that what we can do. हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश को हमारे लिए अभिमान हो. ध्यान रहे, हमको हमारे देश पर अभिमान है, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे देश को हम पर अभिमान हो? In most of the cases, our duty towards our country ends by saying Bharat Mata की जय on Independence Day and Republic Day. हम समझते हैं कि साल में 2 बार स्वतंत्रता दिन और प्रजासत्ताक दिन, इन 2 दिन हमने यदि भारत माता की जय बोल दी तो हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य था वो खत्म हुआ. इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये गलत है. इतने से काम नहीं चलने वाला है. So it is not enough, right? सिर्फ भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. Do you think by deleting few apps from our mobile we can tame China? क्या आपको लगता है कि कुछ एप्स सिर्फ आपके मोबाइल फोन से डिलीट करने से चाइना हार मान लेगा? यदि आपको लगता है तो ये हास्यास्पद है. तो फिर हमने क्या करना चाहिए? Should we all go and stand on the border with guns to fight with China? क्या हम सब लोग जाके, पूरी देश की जनता जाके बॉर्डर पे खड़ी हो जाए चाइना से लड़ने के लिए? ये पॉसिबल है?
अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू बोथ द अबव क्वेश्चंस इज प्लेन नो। तो ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इनसे काम होने वाला नहीं है। देन व्हाट ऑल शुड वी डू, राइट? तो फिर हमें क्या करना चाहिए यदि इससे नहीं काम होगा? ये क्योंकि कॉमन जनता के, आपके और हमारे दिमाग में ये यही दो चीजें आती कि दो करने से काम हो जाएगा चाइना से। ऐसा नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा। सो विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमारी ड्यूटीज एज ऑल इंडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल I salute the brave soldiers of this country who sacrifice their life to safeguard our nation. And it is the highest sacrifice one can make for our country. मैं देश के जवानों को जो सीमा पर खड़े हैं, उन सभी जवानों को दिल से सलाम देता हूं, क्योंकि वो जो सरहद पर या बॉर्डर पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, जो कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है। इंसान सबसे ज्यादा क्या दे सकता है इस देश को? अपनी खुद की जान। और ये हमारे सैनिक करते हैं। ये बोलते समय मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ईच वन ऑफ अस कैन ऑल्सो सर्व अवर नेशन। हम भी हमारे देश की सेवा कर सकते हैं बाय जस्ट बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम यहां पर देश के अंदर रहकर, बॉर्डर पे नहीं जाकर भी हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। कैसे? तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर। नाउ व्हाट दैट मीन? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना यानी क्या, उसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इन माई व्यू, इफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री परफॉर्म्स हिज ओन ड्यूटीज विथ 100% डेडिकेशन, डिवोशन, efficiency and honesty, then it will take only few years to achieve it. मेरा ऐसा मानना है कि हम देश की जनता, यदि हम हमारी ड्यूटीज को, यानी हमारे कर्तव्यों को, हमारी जो भी कर्तव्य है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको यदि 100% डेडिकेशन से, दिल से, डिवोशन से, एफिशिएंसी से, ईमानदारी से, यदि सिर्फ हम हमारा काम भी, हमारा जो भी काम इस जीवन में हमारे से जो काम आया है, बस वो काम आप पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से यदि आप करें, तो शायद ये काम कुछ साल में ही हो सकता है। जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमारी जो भी ड्यूटी हो वो, यानी क्या, irrespective ऑफ नेचर ऑफ वर्क, आइदर स्मॉल और बिग, वी शुड डू इट ऑन टाइम एंड विथ परफेक्शन। हमारा जो भी काम है, वो काम छोटा है, बड़ा है, अरे वो काम स्वीपर का भी हो सकता है, वो भी अपना काम ईमानदारी से करे। काम टीचर का हो सकता है, वो अपना काम ईमानदारी से करे। जिसका जो काम है, पॉलिटिशियंस का जो अपना रोल है, वो अपना काम ईमानदारी से निभाए। एक बिजनेसमैन का रोल है, वो अपना ईमानदारी से निभाए। कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी लोग अपना काम समय पर करें और परफेक्शन से करें। बस इतना ही मैं चाहता हूं, टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे एक एग्जाम्पल, एक किस्सा याद आ गया सिंगापुर का, चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड में फेमस एयरपोर्ट है, बहुत ही नीट और क्लीन एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट। एक बार जब मैं एज ए टूरिस्ट सिंगापुर गया था और हमारा टूर खत्म होके हम सिंगापुर से इंडिया लौटने वाले थे और हम एयरपोर्ट पर काफी जल्दी पहुंच गए, इंडियन फ्लाइट को काफी समय था। तो मैं वहां क्या किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चांगी एयरपोर्ट पे हमने सबने चेक इन किया, वो सिक्योरिटी चेक किया, और हम सभी जो टूरिस्ट गए थे इंडिया से सिंगापुर घूमने, वो सभी वहां अपने टर्मिनल पर आकर, जहां से हमको फ्लाइट मिलने वाली थी, वहां पर आकर हम बैठ गए। अब इंडियन लोग बैठे बैठे धीरे धीरे सबने अपने कुछ खाने के पैकेट या नाश्ते के जो भी पैकेट थे वो निकाले और खाना चालू किया। अब हम काफी देर वहां बैठे थे, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था वहां पर। सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में बोल रहा हूं, जो कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। एक वहां पर जैसे गोल्फ की एक कार रहती है, उस टाइप की एक बैटरी ऑपरेटेड एक छोटी सी गाड़ी थी, और उसमें एक स्वीपर टाइप का आदमी वैक्यूम क्लीनर वगैरह के साथ और बाकी इक्विपमेंट के साथ वहां बैठा हुआ था। वो हर आधे घंटे में उसको जो एरिया असाइन किया था
उतने एरिया में वो मूव करता था, और उस एरिया में एक छोटा सा पार्टिकल भी, मामूली से मामूली कचरा भी यदि पड़ा हुआ मिले तो वो सब वो पिकअप करते हुए उसके वैक्यूम क्लीनर से चला जाता था। और वहां जितनी भी डस्टबिन थी वो सबके, वो जो प्लास्टिक की थैलियां हैं डस्टबिन की, वो चेंज कर देता था। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसका एक एरिया उसको असाइन किया था, उस एरिया में वो हर आधे घंटे में चक्कर मार के उसका काम कर रहा था, जबकि वो एयरपोर्ट वैसे ही ऑलरेडी क्लीन था, उसमें ऐसे साफ करने लायक कुछ नहीं था। फिर भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरे परफेक्शन से कर रहा था। मैंने तभी सोचा कि क्यों ना हो, ये एयरपोर्ट क्लीन क्यों है। तो उसका कारण ये है, एक छोटा सा स्वीपर भी अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश को दे सकता है और वो एयरपोर्ट को क्लीन रखने में मदद कर सकता है। देखिए, मुझे अपने कंट्री से, अपने देश से प्रेम है, फिर भी जो नेगेटिव बात है वो भी शेयर करनी चाहिए। हम सिंगापुर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके मुंबई आए, मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अपने देश वापस आए, वो सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके और वहां टर्मिनल से बाहर निकले। तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम गया, जेंट्स टॉयलेट नेचुरली। तो वहां जेंट्स टॉयलेट में 2 यूरिनल के पॉट्स चोक थे, उसमें पानी जमा था, वो काम नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ सर्विस थे। तो ठीक है, हम कोई अगले पॉट पे शिफ्ट हो गए, लेकिन मेरे बाजू में 2 फॉरेन टूरिस्ट थे, मेरे ख्याल से अमेरिकन होने चाहिए, पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी वो 2 पॉट देखे, यूरिन पॉट जो चोक थे, और उनके मुंह से निकल गया, सी दिस इज इंडिया। अब वो मैंने सुन लिया, मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं भी उस वॉशरूम में था। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे एयरपोर्ट के वॉशरूम्स एकदम नीट और क्लीन रहते हैं, ये बात का ध्यान रखिए, एकदम नीट और क्लीन, लेकिन फिर भी वो 2 पॉट चोक थे। अब इसमें गलती 2 लोगों की हो सकती है। एक तो हमारी जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक को च्युइंगम खा के और वो उस पॉट में थूकने की आदत है। यदि हम च्युइंगम खा के उस पॉट में थूक देंगे तो उसके जो छेद हैं, गड्ढे हैं, वो चोक हो जाएंगे और उसमें से पानी रिलीज नहीं होगा। ये तो पब्लिक की गलती है। और दूसरा, उधर जो भी असाइन किया होगा व्यक्ति जो वॉशरूम क्लीन करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो क्लीन नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसको जितनी रेगुलरली वो काम करना चाहिए और जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रखा। हो सकता है वो सुबह आया होगा, एक बार क्लीन करके चला गया होगा, फिर एक बार शाम को आ जाएगा और क्लीन करके निकल जाएगा। अब देखिए, एक स्वीपर, स्वीपिंग का काम का व्यक्ति या वॉशरूम क्लीन करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी हमारे देश की इमेज डिपेंडेंट है। वो फॉरेन टूरिस्ट लोग जो थे मुंबई एयरपोर्ट पे, उनके मुंह से तो निकल गया, सी दिस इज इंडिया। दिल को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमको इसमें कुछ आदतें सुधारनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि डू अवर ओन ड्यूटीज विथ 100% डेडिकेशन एंड डिवोशन। हर व्यक्ति का काम, छोटा बड़ा सभी इंपॉर्टेंट इस देश के लिए। If we know only our rights and not duties, then the change cannot happen. It's impossible to change. हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है कि हमको सबको अपने अधिकार पता है, we know our rights, but we don't know our duties. और ये ऐसा ही यदि चलता रहा, हम यदि अपने हक के लिए सिर्फ लड़ते रहे और हमारी जिम्मेदारियों को नहीं समझे, तो इस देश को बदलना फिर मुश्किल हो जाएगा। If we think that to litter is my right and to clean it is someone else's duty, then we cannot realize the dream of clean India. हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग, हम में से ही कुछ लोग ये समझते हैं कि कचरा फेंकना हमारा अधिकार है और उसे साफ करना किसी और की जिम्मेदारी है। Someone else's duty is to clean. दोस्तों, इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। ये हम सबकी कंबाइंड जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, सबकी, हर इंडियन सिटीजन की जिम्मेदारी है कि पहली स्टेज पर तो कचरा ही ना हो। हम हमारे घर को जितना साफ सुथरा रखते हैं, हमने हमारे देश को भी उतना ही साफ सुथरा रखने की कोशिश करना है। लेकिन हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि रास्ते पे थूकना तो हमारा अधिकार है, और फिर हम बोलेंगे कि हमारा देश गंदा है और फॉरेन कंट्रीज ज्यादा क्लीन है। तो दोस्तों, वहां के जो नागरिक हैं वो गंदा करते भी नहीं है, तो साफ रहना अपने आप ही स्वाभाविक बात है कि उनकी कंट्री साफ रहेगी।
क्या हम इस पे एक स्टेप काम कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं? आप सोच के देखिए, राइट। हम कचरा ही ना फेंके बाहर तो अपना देश अपने आप साफ रहेगा। स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम ये ना समझे कि हमारा अधिकार गंदगी करना है और किसी दूसरे की जिम्मेदारी है वो क्लीन करने की। इफ एनी एम्प्लॉय, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट और पब्लिक, doesn't deliver best performance to the customer but expects the best package from the employer, then again it cannot work. जो एम्प्लॉयज है हमारे यहाँ काफी सिंसियर और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रहे, मैं जब भी बात कर रहा हूं तो इसमें मेजॉरिटी लोग ये सभी रूल्स फॉलो करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते, 100% नहीं करते। तो चाहे कोई एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, यदि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है कस्टमर को, लेकिन वो सोचता है कि सैलरी या पैकेज मुझे बेस्ट मिले, तो ये कैसे काम चलेगा? समझाइए। जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो उस बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं, यदि उन कस्टमर्स को आप बेस्ट सर्विस देंगे तो वो कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देंगे, और जब उस ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा तो वो आपको बेस्ट पैकेज या बेस्ट सैलरी देगा। तो ये हर एम्प्लॉय ने इस बारे में भी सोचना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके कस्टमर्स कैसे खुश रहें, हाउ द कस्टमर्स विल बी डिलाइटेड एंड देयर नीड्स आर सर्व्ड, then only you can expect the best result from your organization or best package from your organization. Respect a businessman. जनरली इंडिया में एक कॉमन ट्रेंड है कि बिजनेसमैन को चोर ही माना जाता है, राइट या उसको बुरी नजरों से देखा जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। वी शुड रिस्पेक्ट अ बिजनेसमैन। फार्मर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, ऑल आर बिजनेसमैन। मैं इन सभी को बिजनेसमैन मानता हूं, राइट, all of them. They are the real heroes of our economy. देश की इकोनॉमी के आधार स्तंभ है, ये रियल हीरोज है। वेदर स्मॉल, मीडियम और बिग बिजनेस, छोटा हो बिजनेस, मंझला हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी बिजनेसेस, राइट, ये सभी हमारी इकोनॉमी के हीरोज है, उनको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दे प्रोवाइड, पॉइंट नंबर ए, गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, B, employment to the people, C, taxes to the government, and D, help to needy through CSR. एक एक समझते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन आप सभी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो एज अ कस्टमर हम कोई चीज यदि खरीदे जाते हैं तो देने वाला तो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन ये एक नीड्स फुलफिल कर रहा है सोसाइटी की। तो बिजनेसमैन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, वो आप हमारे जैसे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। वो गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। गवर्नमेंट चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए जो टैक्सेस लगते हैं उसमें से मेजर हिस्सा टैक्सेस का वो बिजनेसमैन देता है। नेचुरली एम्प्लॉयज भी देते हैं इनकम टैक्स, बिजनेसमैन का हिस्सा काफी ज्यादा है। और बड़ी कंपनीज में CSR एक्टिविटीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सोशल नीड्स के लिए या सोसाइटी के लिए भी खर्चा करता है। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन के रोल कितने हैं आप देखिए। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कैन ओनली डू इट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, हम सोचते हैं इसलिए चोर है। दोस्तों, यदि वो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो आपको अच्छे गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? वो एम्प्लॉयमेंट कैसे देगा? वो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से देगा? और फिर वो सोसाइटी पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा कैसे करेगा? तो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उसका प्रॉफिट कमाने का अधिकार है। और यदि बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो ही वो ये सब जो ऊपर हमने लिस्ट देखी, ये सब सर्विसेज दे पाएगा। और आप देखते हैं जो भी बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। तो बिजनेसमैन को बिजनेस करने दीजिए, उसको प्रॉफिट कमाने दीजिए, तो ही देश की तरक्की होगी। अब बिजनेसमैन की ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विथ चाइना, वी शुड फर्स्ट बिकम कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट विद देम ऑन क्वालिटी एंड कॉस्ट पैरामीटर्स।
हमको चाइना से कॉम्पीट करने के लिए पहले कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, हमें मजबूत बनना पड़ेगा। उसके बगैर कंपटीशन नहीं होगी। सिर्फ नारेबाजी कर लेने से और चाइना को दोष देने से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा। हमें रियली उनकी बिजनेस पॉलिसीज को स्टडी करना पड़ेगा कि वो सस्ते और अच्छे गुड्स कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हमको उनकी जितना कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ेगी, वो वर्क डिसिप्लिन हासिल करना पड़ेगा। जब हम कॉम्पिटेंट बनेंगे, स्पेशली क्वालिटी और कॉस्ट फ्रंट पे, तो ही फिर चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे, नारेबाजी से नहीं कर पाएंगे। प्लीज ध्यान रहे। माई एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग मॉल्स इन यूएस, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। एज ए टूरिस्ट जब मैं यूएस गया था, और यूएस में मेरी साली यानी सिस्टर इन लॉ भी है, तो उसके साथ में कुछ मॉल्स में गया। अब मुझे यूएस से खरीद के लाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं, वही चीजें हमारे इंडिया में काफी सस्ती मिलती है। तो मेरी बीवी, माय वाइफ एंड माय सिस्टर इन लॉ, मेरी साली, ये दोनों बिजी थे मॉल्स में, कुछ उनको खरीदी करना हो, कुछ देख रहे थे, और मैं सिर्फ वो मॉल्स में घूम रहा था। मुझे खरीदना कुछ नहीं था, लेकिन मैं घूम रहा था और मैं हर प्रोडक्ट को उठा के उसका टैग देख रहा था कि वो कहाँ का मैन्युफैक्चर है। मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे मेड इन इंडिया टैग मिले उस मॉल में। बिग मॉल जहां वैरायटी ऑफ गुड्स थे, तो मेड इन इंडिया का टैग में ढूंढ रहा था, ऐसे ही खाली टाइम पास करने के लिए। मुझे मेड इन इंडिया का टैग मिलना मुश्किल हो गया वहां पर, उतने बड़े मॉल में इतने सारे गुड्स थे वहां पर, राइट। फिर मैं गारमेंट्स सेक्शन, कपड़ों के सेक्शन में गया। मैंने कहा इंडिया कपड़ा तो एक्सपोर्ट करते ही होगा, तो वहां मिल जाए। वहां पर भी नहीं मिला। दूसरी कंट्रीज के नाम थे, अपने एशियन कंट्रीज के, लेकिन इंडिया का टैग नहीं मिला मुझे मेड इन इंडिया। मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा मेरे दिल को। ये जब दोनों, मेरी बीवी और मेरी साली, जब उनकी जो भी खरीदी हुई और वो जब आए मेरे पास, तो मैंने मेरी साली से पूछा, जो यूएस सिटीजन है आज, उससे पूछा कि क्या बात है, यहाँ तो मेजॉरिटी गुड्स 80-90% गुड्स पे सब मेड इन चाइना ही लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है। तो मेरी साली ने एक डायलॉग मारा जिसने मुझे हिला दिया। उसने मुझे बोला, जया जी, everything produced in America, everything produced in America, including the national flag of America, is made in China. मैं सोचते ही रह गया। Everything produced in America, including their national flag, is made in China. तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? हमारे इंडिया में तो चाइना मेड माल यानी खराब माल को बोला जाता है, कोई खरीदता नहीं है, यानी पुअर क्वालिटी माल को हम चाइना मेड बोलते हैं इंडिया में। तो यूएस में ऐसे कैसे क्या, और यूएस की कंट्री एक्सेप्ट कैसे करती है उनके गुड्स को? तो उसने मुझे कुछ बात कही। उसने कहा, जिया जी, चाइना बहुत ही स्मार्ट कंट्री है, वो जिस देश में जो माल बिकता है वो माल बनाती है। बोले यूएस या अदर यूरोपियन कंट्रीज, इनमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस कंट्री में जो माल जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना के बेचते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का माल नहीं बनाया तो यहाँ की कंट्री और यहाँ की कंपनीज, यूएस बेस्ड कंपनीज और यूरोप बेस्ड कंपनीज, उसको रिजेक्ट कर देती है कंसाइनमेंट को। तो वो यहाँ के लिए माल अच्छी क्वालिटी का बना के बेचते हैं, तो महंगा भी बेचते हैं थोड़ा। लेकिन इंडिया में जब माल जाता है तो उनको पता है कि इंडियन कस्टमर्स को सस्ता चाहिए, तो वो क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस करके सस्ता माल बना के बेचते हैं इंडिया में। इसलिए आप इंडियन लोग कहते हो कि चाइना मेड यानी सस्ता या खराब क्वालिटी का है। दोस्तों, इस पर से मुझे एक बात समझ में आई, अरे चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वो उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिस कंट्री की जितनी पेइंग कैपेसिटी है, वो जितना अफोर्ड कर सकता है, उस पैसे में उसको उस क्वालिटी का माल बना के बेच देता है। आज यूएस का पूरा मार्केट फ्लडेड है चाइनीज गुड्स से। इसका मतलब ये आप समझिए कि यूएस की इकोनॉमी भी चाइना पर कितनी डिपेंडेंट है। उस हिसाब से तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कम डिपेंडेंट है चाइना पे, ऐसा कहूंगा मैं। कहने का मतलब, हमको फिर से उसी बात पे आता हूं, हमको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा यदि उनसे कॉम्पीट करना है। हमको ये वर्सटैलिटी लानी पड़ेगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, और हमको अच्छी क्वालिटी का माल प्रोड्यूस करके पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में बेचना पड़ेगा। The world is looking at India with a great hope. It is the time to fulfill the expectations of global customers. आज चाइना से सभी परेशान हैं, सभी देश परेशान हैं, आप ध्यान रखिए। और पूरे वर्ल्ड का
और पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया पे है, वो इंडिया को एक होप से, एक एक्सपेक्टेशन से देख रही है कि क्या इंडिया एज अ कंट्री चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। नो डाउट इंडियन लोगों का सर्विस इंडस्ट्री में काफी नाम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना नहीं है। यदि हम ग्लोबल कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सके, यदि हम उस लेवल तक पहुंच जाए, तो दुनिया इंडिया से माल खरीदने के लिए आज तैयार बैठी है। दुनिया चाइना को कभी भी साइडलाइन कर सकती है, कभी भी लात मार सकती है, लेकिन उनको सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए और उनको इंडिया से काफी होप है। हम वो काम कर सकते हैं, हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में तो हम आगे हैं ही। एक ट्विटर कोट ऑफ अनिल अग्रवाल ऑन बीएचईएल, एक बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें ट्विटर कोट आया था। पहले बात तो आपको बता दूं अनिल अग्रवाल कौन है। ही इज अ चेयरमैन ऑफ वेदांता रिसोर्सेस, बड़े व्यक्ति हैं, फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। उन्होंने एक कंपनी के ऊपर उधर कोट दिया और वो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में पढ़ने में आया। बीएचईएल नाम की गवर्नमेंट कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप लोगों को पता होगा ये इंडिया की पावर टरबाइंस बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। पावर के लिए लगने वाले यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के इक्विपमेंट्स और टरबाइंस बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है। अब ये अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन ऑफ वेदांता रिसोर्सेस है, उन्होंने कहा है कि आज पावर सेक्टर में जितने इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें से मेजॉरिटी इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं इन इंडिया, लेकिन ये सभी इक्विपमेंट अपनी इंडियन कंपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो बना सकती है। और तो और उनका कहना है बीएचईएल कैन बिकम वर्ल्ड लीडर इन पावर प्लांट्स। ये किसी बड़े बिजनेसमैन का कहना है, मेरा कहना नहीं, कि बीएचईएल कैन बिकम वर्ल्ड लीडर इन पावर प्लांट्स प्रोवाइडेड, मैंने इफ के आगे जगह छोड़ दी है। उनका कहना है कि यदि इस कंपनी को ऑटोनॉमी दी जाए, फ्रीडम दिया जाए, गवर्नमेंट के हाथ से थोड़ा छोड़ दिया जाए, छुटकारा दिया जाए और इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली एज अ प्राइवेट एंटिटी यदि काम करने दिया जाए टू द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस कंपनी, देन दिस कंपनी इज केपेबल ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड लीडर इन पावर प्लांट्स और हम चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल जो पढ़ने में आया वो मैं आपसे कोट कर रहा हूं। कहने का मतलब इंडियन कंपनीज में वो ताकत है, वो कैपेसिटी है, प्रोवाइडेड उनको वो बिजनेस को वो फ्रीडम दिया जाए, वो काम करने के लिए ताकत दी जाए, सपोर्ट दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये काम हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ी सी बात करेंगे। अवर बिजनेस कम्युनिटी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन कंप्लाइंग विद डिफरेंट लॉज ऑफ द कंट्री। आप किसी भी बिजनेसमैन से, छोटा बड़ा मंझला कोई भी बिजनेसमैन हो, उसे पूछिए कि उसको बिजनेस करते समय कितने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। वेरियस लॉज हैव टू बी कंप्लाइड विद। स्पेशली आपका एक छोटा सा एसएसआई यूनिट यदि हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो ढेर सारे लॉज से आपको कंप्लाई करना पड़ता है। लेट इट बी, ये जो काम है, लेट इट बी अकाउंटिंग, लेट इट बी टैक्सेशन, वेरियस परमिशन, गवर्नमेंट परमिशंस और अदर कंप्लायंसेस, ऐसे ढेर सारे काम है। इसकी लिस्ट अनएंडिंग है जो एक बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी को फुलफिल करनी पड़ती है, उसमें उसका काफी समय बर्बाद होता है। If our government simplifies the tax and other administration further, मैं बोल रहा हूं फर्दर, गवर्नमेंट ने काफी काम किया है इस पे, लेकिन और जरूरत है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की। Then the businessman can pay more attention to the cost, customer, in the needs of the customer and quality. बिजनेसमैन को ये बाकी कामकाज से यदि छुटकारा मिल जाए, राइट, और उसका मन से बाकी डर निकल जाए और हमारे लॉज और टैक्सेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो वो बिजनेसमैन का पूरा फोकस फिर कॉस्ट को कैसे कम करना, कस्टमर की जरूरतें समझ के उसके हिसाब से गुड्स बनाना और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देने पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, यानी गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। I must admit that as compared to the system prevailing 10 to 15 years ago, a lot of simplification has already taken place. मैं ये एडमिट करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि मैं भी जितने वर्षों से देखते आ रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में काफी बदलाव आया है अपने इंडियन गवर्नमेंट के एटीट्यूड में। काफी सिंप्लीफिकेशन हुआ है, टैक्स स्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन और बदलाव की जरूरत है। अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने इंडिया में है और बिजनेसमैन को पग पग पे उसका काम रोक दिया जाता है छोटे छोटे रीजंस के लिए, यानी उसके राह में हर्डल्स हैं, रोड़े अटकाए जाते हैं।
तो हमारे देश ने काफी तरक्की इस फ्रंट पे की है, लेकिन और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है. However, more efforts are required in this direction. If our laws are simple to follow and there is reasonable tax, then compliance will be better and corruption will be lower. यदि हमारे यहाँ के लॉ सिंपल हो जाए, राइट, टैक्स रीजनेबल रहे, ध्यान रहे बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है लेकिन उसको पिंच ना हो, राइट, आप उसका खून निकालो, इस तरह से टैक्स मत लो, रीजनेबल टैक्स लो, लॉस को सिंपल रखो, तो कंप्लायंस अपने आप सुधर जाएगा. कंप्लायंस विल बी बेटर. बिजनेसमैन खुद ही अपनी मर्जी से और खुशी से टैक्स देंगे और करप्शन भी कम हो जाएगा. आज की तारीख में क्या होता है, लॉस कॉम्प्लिकेटेड है, टैक्स बहुत ज्यादा है और वो कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है. और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जब जाता है तो बोलता है कि आपने तो इसका वायलेशन किया, वो लॉ का वायलेशन किया. इतने सारे लॉज और इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि वायलेशन हो जाता है. कभी जानबूझ करके कर देता है बिजनेसमैन, कभी अनजाने में भी कर देता है और फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और फिर बिजनेसमैन तो उससे छुटकारा चाहता है, बेचारा क्या करेगा, उसको बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो फिर वो बिजनेसमैन कुछ डील कर लेता है उससे और कुछ पैसे देता है, यानी करप्शन को बढ़ावा मिलता है. यदि हमारे लॉ सिंप्लीफाइड रहेंगे, टैक्सेशन रीजनेबल रहेगा, अपने आप लोग कंप्लायंस करेंगे और करप्शन की जगह खत्म हो जाएगी, चांसेस खत्म हो जाएंगे. कॉमन गोल, अपनी कंट्री के कॉमन गोल की तरफ चलते हैं. I feel that all the political parties should first decide the common goals of this country. सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में बैठ के अपने देश की क्या प्रायोरिटीज है, हमको क्या अचीव करना है और कितने साल में अचीव करना है, इस पे एक सहमति कर लें सभी लोग बैठ के. मैं कह रहा हूं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, कि देश को क्या हासिल करना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या हासिल करना है. प्लीज ध्यान रखिए. पॉलिटिकल पार्टीज के अपने गोल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता देश के गोल्स की है, देश के ऑब्जेक्टिव्स की है. तो उन्होंने पहले कॉमन गोल्स इस कंट्री के लिए सेट करने चाहिए एंड देन वर्क टुगेदर टू अचीव देम. फिर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में मिलके वो गोल्स अचीव करने के लिए काम करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. सभी पार्टीज की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राइट, होने दीजिए, लेकिन देश के कॉमन गोल्स के लिए सबने साथ में आना है और साथ में खड़े रहना है और अचीव करना है. मुझे लगता है दोस्तों ये इतना चेंज आ जाए अपने पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के माइंड में या दिमाग में कि हमको साथ में मिलके देश हित के लिए काम करना है. मुझे नहीं लगता इंडिया को सुपर पावर बनने में कोई बहुत समय लगेगा. बट व्हाट वी जनरली ऑब्जर्व इज दैट द वर्क डन बाय वन पॉलिटिकल पार्टी इज अनडन बाय another political party at the cost of citizens and the net result becomes zero. हम जो जनरली ऑब्जर्व करते हैं, राइट, ध्यान रहे अच्छा काम भी देश में हो रहा है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो अपोजिशन पार्टी है उसका पहला पर्पस या मोटो रहता है अपोज करना. यानी एक पार्टी ने कुछ काम किया तो उस दूसरी पार्टी यदि सत्ता पे आती है तो उस काम को अनडन करना, कैंसिल कर देना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना या वो डिसीजंस पहले की पार्टी के लिए हुए घुमा देना. अब दोस्तों इससे कैसे प्रोग्रेस होगी? यदि पार्टी ए कुछ काम करती है क्योंकि वो पावर में है और जब पार्टी बी आती है पावर में तो पार्टी ए का पहले किया हुआ पूरा काम साफ करती है और वो अपने फिर खुद के अलग डिसीजन लेती है, तो नेट रिजल्ट तो जीरो ही हुआ ना दोस्तों. आखिर देश की तरक्की कहां हुई? और एक काम को करने के लिए या उसको अनडन करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा तो आप और हमारे जेब से जा रहा है दोस्तों, हमारे टैक्स में से. सो ऑल दिस वर्क इज डन एंड अनडन फॉर देयर इंटरनल राइवलरी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बट इट इज एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन, राइट. द मनी इज गोइंग आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ आवर सिटीजन्स. तो मुझे लगता है सभी पार्टीज को साथ में मिलकर बैठ के सोचना है, यदि ये रियल सेंस में देशभक्त हैं, तो यदि सिर्फ अपने घर और अपने पैसे के लिए काम कर रहे होंगे और देश के लिए नहीं, तो फिर ये सभी पार्टीज गद्दार है दोस्तों, फिर ये सभी पार्टीज देशभक्त नहीं है, राइट. इनको सिटीजन्स के पैसे का ख्याल रखना है और देश के भलाई के लिए यूज करना है, ऐसा मेरा विचार है. अपोजिशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. अपोजिशन नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर कंट्री. सो गुड अपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू कीप कंट्रोल ऑन द रूलिंग पार्टी, राइट. उनको मनमाना राज नहीं करने थे, इसके लिए तो वहां तक ठीक है, लेकिन दोस्तों देश के लिए सबने एकत्र आना भी जरूरी है. तो इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर कंट्री. दिस माय सिंसियर रिक्वेस्ट.
No doubt, there are a lot of good people also in the politics, due to which our country or we are able to run our country. But we can do much better. मैं सभी पॉलिटिकल लीडर्स को और पार्टीज को गालियां नहीं दूंगा, हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं दोस्तों, और ये कुछ अच्छे लोग जो हैं, राइट, मेरे ख्याल से काफी हैं, राइट, ये अच्छे लोग जो है पॉलिटिक्स में, उनकी बदौलत वी आर एबल टू रन दिस कंट्री। आज जो भी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, जितना भी विकास दिख रहा है इस कंट्री में, हमारा देश जो चल रहा है, वो कुछ अच्छे लीडर हमको मिले हैं, उनकी वजह से चल रहा है। लेकिन इसमें काफी मार्जिन है काम करने के लिए, और यदि सभी पॉलिटिकल लीडर्स एक दिल से काम करें, एकजुट होकर काम करें, तो वी कैन डू मच मच बेटर। MLAs and MPs are the board of directors of our country, and their decisions will shape the future of our country. It is a huge responsibility on their shoulders. MLA is a member of legislative assemblies, MP is member of parliaments. ये सब हमारी कंट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऐसा ही समझो, और इनके डिसीजंस हमारे देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। और इसीलिए सभी MLAs, MPs पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके हर डिसीजन से इस देश का भविष्य निर्माण होने वाला है, राइट। ये जिम्मेदारी वो अपनी बखूबी संभाले, राइट। जो मैं कह रहा था कि वी शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मेरी हाथ जोड़कर विनंती है सभी पॉलिटिकल लीडर से कि सब एकजुट होकर देश की भलाई का सोचें, ना कि सिर्फ खुद की भलाई का। देश की भलाई में हम सबकी भलाई अपने आप आ जाती है। इनक्रेडिबल इंडिया, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में। आई हैव ट्रैवल्ड टू सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एज अ टूरिस्ट। काफी कंट्रीज में घूम चुका हूं एज अ टूरिस्ट, मुझे शौक है घूमने का। What I have noticed is that India has everything in it. What we search outside. बाहर के देश घूमने पर मुझे पता चला, और बाद में इंडिया में भी मैं घूमा हूं, कि इंडिया में सब कुछ है जो बाहर के देशों में, जो हम बाहर देखने जाते हैं वो सब इंडिया के अंदर मौजूद है। वी हैव सी बीचेस, हमारे यहाँ काफी सुंदर समुद्र किनारे हैं। वी हैव माउंटेन्स, राइट, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। वी हैव स्नो स्लोप्स, जहां आप स्कीइंग कर सकते हैं। कश्मीर की तरफ जाइए, हिमाचल की तरफ जाइए, स्नो माउंटेन्स है, बर्फ के पहाड़ है। वी हैव बैक वाटर्स, फेमस फॉर केरला। वी हैव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वी हैव हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे देश में सब कुछ है दोस्तों, जो चीजें हम देखने बाहर जाते हैं एज ए टूरिस्ट, राइट। ये बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि अपने देश में सब कुछ है जो मैं बाहर देखने गया था। We just need to maintain cleanliness. यहाँ पर हम मार खाते हैं। We just need to maintain cleanliness and we have to create facilities for tourists. हमको टूरिस्ट को क्या क्या चाहिए, वो सभी फैसिलिटीज उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी, और क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, हम टूरिज्म में भी काफी आगे जा सकते हैं। इंडिया में सब कुछ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। We have huge human resources, that is English speaking, computer literate and young population. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने कंट्री का। If we train them about the international business practices and expectations of international customers, then this quality manpower can create wonders. हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ा रिसोर्स है, और वो है ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री में, जो कि इंग्लिश बोलना जानता है, कंप्यूटर चलाना जानता है, और यंग पॉपुलेशन यानी वर्किंग पॉपुलेशन है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। इनको ट्रेनिंग क्या देना है कि इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, राइट, ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, और ग्लोबल कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहता है। ध्यान रहे दोस्तों, हमारे कंट्री में जब हम बोलते हैं ना चलता है, ये इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं चलता है। आपने एक बार प्रॉमिस किया, आपने डिलीवरी डेट प्रॉमिस की, तो आपको आपकी सर्विसेज या गुड्स उस डिलीवरी डेट पे देना ही है आपने, एंड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी देना है टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। तो हमको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और हमको ये ह्यूमन या मैन पावर को क्वालिटी मैन पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर देखिए इस देश में क्या चमत्कार होगा। वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर बूम। इट शुड ऑल्सो स्प्रेड टू अदर एरियाज। ये हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स पावर है, मैन पावर है, इसका चमत्कार हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देख चुके हैं। हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और यही करामात हम बाकी फील्ड में भी स्प्रेड कर सकते हैं, अदर एरियाज में, स्पेशली
मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में भी हमको यही करामात करके दिखाना है जो हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फाइनेंस इंडस्ट्री में करके दिखाई है। मुझे लगता है इस देश को 2-4 नारायण मूर्ति की और जरूरत है जो आप में से भी हो सकते हैं, जो इस बात को मन पे ले और इंडिया को सर्विस हब बनाने के साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाए। मैं कंक्लूजन की ओर चलता हूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। We have all the input resources needed to become a superpower। हमारे पास वो सभी इंग्रेडिएंट्स है, वो सभी इनपुट से जो हमें सुपर पावर बना सकते हैं। इंडिया में सब कुछ है, नेचुरल रिसोर्स भी है और ह्यूमन रिसोर्स भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर ओन स्ट्रेंथ एंड रिमूव अवर वीकनेसेस। हमको एक स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसको हमको और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। राइट दोस्तों, इंडियन लोग कम नहीं है, प्लीज रिमेंबर। हमको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और साथ साथ हमारी जो वीकनेसेस है उस पर हमको काम करना पड़ेगा। उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वीकनेसेस को, एंड वी हैव टू रिमूव दीज वीकनेसेस। हिस्ट्री टेल्स अस दैट वी आर रूल्ड बाय अदर्स ओनली ड्यू टू अवर ओन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आप पूरी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की, तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारे पास सभी स्ट्रेंथ होने के बाद भी हम पीछे क्यों रहे और व्हाई अदर्स हैव रूल्ड अस। ये बाकी फॉरेन इन्वेडर्स आके हमारे देश में क्यों राज कर पाए। सिर्फ हमारे में एक बहुत बड़ा वीकनेस या बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो है हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारी कंट्री में इतनी वैरायटी है और हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वो यूनिटी सही में रहे तो अच्छा है। हम आपस में बहुत सारी छोटी मोटी बातों पे झगड़ पड़ते हैं और इसी का फायदा आज तक फॉरेन इन्वेडर्स ने उठाया है। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के उन्होंने हम पर राज किया है। दोस्तों, ये हिस्ट्री आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन हमको इस पे काम करना है। इफ वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर, माइंड माय वर्ड्स, इफ वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप अस। और मैंने जब डिस्कशन चालू किया था तो मैंने बोला था, एक कवि की कल्पना थी कि यदि हमारे देश की पूरी जनता एक साथ मिलकर थूक दे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान बह जाएगा। वो शायद यही बोलना चाहता था कि इफ वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप अस फ्रॉम बिकमिंग सुपर पावर। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। आपने इतनी देर तक मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट एनीवन अनइंटेंशनली। दोस्तों, मुझे माफ करना यदि बोलते बोलते मैं कुछ ऐसा बोल गया जिससे आपको बुरा लगा हो, तो मुझे माफ करना। आप सभी इस देश के अच्छे नागरिक हो, मुझे पता है, आप, मैं, लेकिन हम सबको मिलकर और काम करना है। प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक इट। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।